कल्पनाओं की कहानियाँ जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री। भाग 10। मकसद। मेजर बलवंत ने कार पोर्च में रोक दी और तेजी से कार से उतरकर बारादरी की ओर बढ़ गया। वो अपने साथियों की वार्म वेलकम से भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि आज दिन भर वे लोग कितने परेशान रहे होंगे। सोनिया ने शिकायत भरे स्वर में कहा, आज तो आपने सारा ही दिन बाहर लगा दिया। हम लोगों को फ़ोन कर दिया होता, हमें बता दिया होता कि आप कहाँ आए और कब तक लौटेंगे। मेजर बलवंत ने पास में पड़ी एक चेयर को खींचकर उस पर बैठते हुए कहा, पहले कुछ खिलाओ पिलाओ। आज सुबह से एक प्याला चाय का भी नसीब नहीं हुआ। बड़े जोरों की भूख लग रही है। इतना सुनकर सोनिया उनके लिए प्याले में चाय बनाने लगी। तभी घटाओं से घिरे आकाश पर बिजली जोर से कड़की और एक छोर से दूसरे छोर तक एक चांदी जैसी रेखा बनाती हुई चली गई। उसके साथ ही हल्की हल्की बौछारें पड़ने लगी। मेजर बलवंत ने मालती की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मालती, ऐसा मौसम में चाय पीने का मतलब लगता है तुम्हें? कहीं मौसम की इंसल्ट ना हो जाए। क्या तुम मेरे इस विचार से सहमत हो? तभी मालती ने हल्की हंसी के साथ कहा, 100%। और फिर बौछारों के बीच से ही दौड़ती हुई बंगले के अंदर चली गई। मेजर बलवंत ने प्लेट में रखा कटलेट उठा लिया और धीरे धीरे खाने लगा। 5 मिनट में ही मालती ने विस्की की व्यवस्था कर दी। मेजर बलवंत ने विस्की के 2-3 घूंट भरे और फिर अपने आज दिन भर की दिनचर्या के बारे में बताने लगे। उनके सभी साथी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। सुधीर ने विस्की का एक लंबा घूंट भरकर कहा, इसका मतलब है कि लगभग 1 साल के बाद मूर्तियों की चोरी और तस्करी करने वाले फिर मैदान में आ गए हैं। जब बलवंत ने भी सुधीर की बातों का जवाब देते हुए कहा और मेज पर रखा अपना विस्की का गिलास फिर उठा लिया। मेरा ख्याल है इस बार जो भी गृह मैदान में आया है वो केवल मूर्तियों की तस्कर व्यापार से संबंधित नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें तस्करों के बारे में और किसी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। वैसे तो दिल्ली के छोटे मोटे तस्कर आज भी अपने धंधे में लगे हुए हैं। इसी बात पर डोरा ने सोचते हुए कहा, हाँ, वो हिस्टोरिकल हनुमान मंदिर की घटना की रिपोर्ट सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि उस मंदिर में रहने वाला कोई ना कोई आदमी इन मूर्ति तस्करों के गिरोह से मिला हुआ है। मेरे इस विचार की पुष्टि पार्थ पर चलाई गई गोली से ही हो जाती है। डोरा की बात सुनकर मेजर बलवंत कुछ देर खामोश बैठे रहे और फिर अचानक से बोले, ये तो इंस्पेक्टर तिवारी ने पार्थ की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी है, लेकिन मैं उस व्यवस्था से सेटिस्फाई नहीं हूँ। डोरा, तुम और सुधीर खाना खाने के बाद सिटी क्लिनिक के प्राइवेट वार्ड नंबर 11 में जाओ। पुलिस वालों का रवैया तो तुम जानती हो, वो किसी भी मामले की गंभीरता को नहीं समझते। सुधीर और डोरा ने एक साथ जल्दी में कहा, ओके सर, हम लोग खाना खाने के बाद चले जाएंगे। मेजर बलवंत ने भी उन्हें समझाते हुए कहा, लेकिन तुम दोनों ये बात याद रखनी होगी कि कोई भी ऐसा आदमी जो पार्थ के परिवार से या हनुमान मंदिर से रिलेटेड हो उस वार्ड के अंदर जाने ना पाए। मेरा पूरा विश्वास है कि पार्थ के परिवार में से या मंदिर के कर्मचारियों में से कोई ना कोई ऐसा इंसान मूर्ति चोरों के गिरोह से मिला हुआ है और पार्थ उन मूर्ति चोरों को जानता है या उसे उनमें से किसी एक पर डाउट है। इसीलिए उस आदमी ने पार्थ पर गोली चला दी और उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की है। अब डोरा ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, आप निश्चिंत रहिए, हमारे होते हुए परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। मालती ने भी मज़े लेते हुए डोरा की ओर आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, भगवान तुम्हारे इस विश्वास की रक्षा करे। और फिर मेजर बलवंत की ओर देखते हुए बोली, मेजर साहब, देख रहे हैं ना, सारा आकाश घटाओं से घिरा हुआ है। घटाओं के सावले अंधेरे ने माहौल को कितना मोहक, मादक और सुंदर बना दिया है। बलवंत भी मालती की बातों की हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ, तुम ठीक कह रही हो मालती, ये मौसम मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं एक मज़ेदार शेर सुनाऊं।
तभी काफ़ी देर से खामोश बैठे सुनील ने चहक कर कहा और तीनों खाली गिलासों में विस्की उड़ेलते हुए बोला, हाँ हाँ ज़रूर सुनाइए। मिर्जा बलवंत ने शायराना अंदाज में कहा और फिर खंकार कर अपना गला साफ करते हुए बोले, खिदमत है एक नया ताज़ा और गरम गरम शेर। बरखा की ये रिमझिम पायल जब सोई याद जगाती है, रोटते हैं वो घर जाने की छुट्टी ना जिन्हें मिल पाती है। इतना कहते के साथ ही मालती जल्दी से बोल उठी, वाह वाह, मौसम और मोहब्बत की मारों को आपस में कितना गहरा संबंध है, ये आपकी 2 लाइनों से ही स्पष्ट हो जाता है। सोनिया ने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। और उसके इस अंदाज पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। शाम से बादलों में छाई काली घटाएं जो एक किसी राक्षस की तरह दिख रही थी। हवा में तूफान जैसे भयानक तेज़ी थी। कभी कभी तो हवा की स्पीड 100 मील प्रति घंटा तक पहुंच जाती और जैसे ही हवा की स्पीड में वृद्धि होती मूसलाधार बारिश होने लगती। अब नए बनी गीता कॉलोनी की सड़कें घुटनों घुटनों तक पानी में भर जाती, जिसकी वजह से पैदल या कार से जाना या घर से बाहर निकलना लगभग मुश्किल हो गया। गीता कॉलोनी वास्तव में महानगर के बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों और शायद कुछ फिल्म निर्माताओं की कॉलोनी थी। हरे भरे लंबे चौड़े लॉन और बगीचों के बीच बनी आधुनिक कलाओं की कृतियाँ, जैसे भव्य और विशाल कोठियाँ तूफानी हवा और मूसलाधार वर्षा की भयानक थपेड़ों के कारण शेष महानगर से कट गई थी। टेलीफोन के केबल्स तक पानी पहुंच जाने के कारण टेलीफोन सर्विस भी ठप हो गई। जगह जगह से बिजली के तार टूट जाने और खंभों के गिर जाने की वजह से बिजली की सप्लाई भी रुक गई थी। आधी रात से अधिक रात बीत चुकी थी। हवा के तूफानी थपेड़े और मूसलाधार बारिश वर्षा से बचने के लिए कोठी में रहने वाले लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों को मजबूती से बंद कर लिया और अपने अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो गए। चारों ओर कब्रिस्तान जैसी भयावह खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। सुनाई दे रहा था तो सिर्फ हवा के थपेड़े और उनका शोर, मूसलाधार बारिश की आवाज़ें। लेकिन शायद उस साय को हवा के तूफानी थपेड़ों और मूसलाधार बारिश की तीर की तरह बरसाती बौछारें भी रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। घुटनों घुटनों तक सड़कों पर भरा और पहाड़ी जलधाराओं की तरह तेज़ी से बहता हुआ पानी उसके चलने में कोई रुकावट नहीं डाल पा रहा था। घुटनों घुटनों तक भी गमबूट, बदन पर स्याह रंग की बरसाती और सर पर काले रंग का फेल्ट हैट पहने वो सड़कों और फुटपाथों पर भरी जलधाराओं को चीरता हुआ तेज़ी से कॉलोनी के उत्तरी छोर की ओर बढ़ता जा रहा था। चारों ओर फैला खटाटोप अंधेरा उसके बढ़ते हुए कदमों को भी नहीं रोक पा रहा था। उसके बाएं हाथ में छोटी सी पेंसिल टॉर्च थी, जिसकी रोशनी की पतली सी लकीर से कोठियों के मेन गेट के खंभों पर संगमरमर के टुकड़ों पर खुदे नंबरों को पढ़ता हुआ वो इत्मीनान से उस कोठी की ओर बढ़ता चला जा रहा था जिसकी उसे तलाश थी। आज, अभी या फिर कभी नहीं, रह रहकर उसके होठों से एक बुदबुदाती हुई आवाज़ निकल रही थी जो उसके बढ़ते हुए कदमों को तेज़ी और दृढ़ता को और भी बढ़ा देती थी। काफ़ी दूर चलने के बाद जैसे ही उसे एक कोठी के मोटी मोटी सलाखों वाले फाटक के दोनों ओर बने खंभों पर टॉर्च की रोशनी डाली, उसके होठों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नाच उठी। शायद उसे इसी कोठी की तलाश थी। उसने पेंसिल टॉर्च की रोशनी दोनों खंभों पर एक बार फिर डाली और फिर पेंसिल टॉर्च बरसाती की जेब में रखने के बाद कोठी के मेन गेट पर लगे फाटक और चार दीवारी को बड़े ध्यान से देखने लगा। 1 इंच मोटी चौकोर सलाखों और लोहों की मोटी सलाखें
से बना हुआ वो फाटक बहुत ही मजबूत और लगभग 10 फीट ऊंचा था। लोहे की 1 इंच मोटी सलाखें फाटक के ऊपरी सिरे पर पहुंचकर बर्छियों की तरह तेज नुकीली हो गई थी। उन सलाखों को पकड़कर फाटक के ऊपरी सिरे तक पहुंचा तो जा सकता था, लेकिन सिरे पर 3-3 इंच की दूरी पर लगी नुकीली बर्छिया के ऊपर से गुजरकर दूसरी ओर पहुंच पाना कठिन ही नहीं, इम्पॉसिबल था। कोठी की बाउंड्री वॉल भी 6 फीट से कम ऊंची नहीं थी। उसकी मुंडेर पर शीशे के लंबे लंबे नुकीले और आड़े तिरछे मोटे मोटे शीशों के टुकड़े गड़े हुए थे, जिन्होंने कोठी के अंदर पहुंच पाने की संभावना का गला ही घोट दिया था। साई ने ऊपर की ओर नजरें उठाकर उस कोठी के मेन गेट और बाउंड्री वॉल को बड़े ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर क्षण भर पूर्व जो मुस्कुराहट बिखर गई थी, अब गहरी चिंता में बदल गई थी। उसने एक लंबी ठंडी सांस ली और बाएं हाथ की उंगलियों से माथे को दबाकर किसी गहरे सोच में डूब गया। सहसा हवा और मूसलाधार बारिश के शोर को चीर कर आने वाली किसी घुटी घुटी सी चीख की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो पूरी तरह चौंक पड़ा। उसका दायां हाथ बड़ी तेज़ी से बरसाती की जेब से निकल आया और वो मुड़कर गेट की मोटी मोटी सलाखों के पार अंधेरे में डूबी हुई कोठी की इमारत की ओर देखने लगा। उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि किसी की दर्द भरी चीखों की आवाज़ें लगातार रात के सन्नाटे और तूफानी हवा और मूसलाधार बारिश के शोर को चीर कर गूंजती चली जा रही थी। लेकिन कोठी में गहरी खामोशी छाई हुई थी, जबकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि इस कोठी में 6 दरबानों के अलावा 1 दर्जन नौकर और नौकरानियां भी हैं। लेकिन उसे उन लोगों के भागने दौड़ने या हल्ला मचाने की आवाज़ें तो दूर, किसी की परछाई तक दिखाई नहीं दे रही थी। कोठी के विशाल फाटक के दोनों ओर बने पहरेदारों के कैबिनों में भी गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कोठी के सर्वेंट क्वार्टरों को ओर से कोई भी आहट सुनाई नहीं दे रही थी। साया कुछ पल हैरानी में डूब खड़ा रहा। फिर उसे कुछ सोचकर अपने गम बूट उतारकर फाटक के नीचे खाली स्थान में रख दिए और पाँव के अंगूठे तथा उसके साथ वाली उंगली के बीच फाटक की सलाखों को दबाकर तेज़ी से फाटक के ऊपरी सिरों की ओर बढ़ चला। कुछ सेकंड में ही वो फाटक के ऊपरी छोर पर पहुंच गया। उसे लोहे की सलाखों के सिरों पर बनी बर्छियों को छूकर देखा। बर्छियाँ बहुत तेज़ धारदार थी, उनकी नोकें भी बहुत तेज़ थी। लेकिन साई ने 2 बर्छियों के निचले हिस्से को अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़ लिया और फिर किसी तेज़ नट की तरह अपने दोनों बाजुओं पर अपने समूचे बदन का भार डालकर और अपने पैरों को एक सीध में लाकर किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ बर्छियों के पार पहुंच गया। दूसरे ही पल वो फाटक के दूसरी ओर खड़ा था। उसे जल्दी से घुटनों तक के गमबूट पहने और 2-3 छलांगों में ही कोठी के पोर्च में पहुंच गया। चीखों की आवाज़ें खामोशी में डूब चुकी थी। कोठी को इमारत में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। साया तेज़ी से बढ़कर कोठी के सदर दरवाजे पर पहुंच गया। उसे बरसाती की जेब में से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और दरवाजे पर दाएं हाथ का दबाव डालकर देखा। दूसरे ही पल वह चौंक पड़ा और फिर उछलकर दरवाजे के सामने से हटकर बाईं ओर आकर खड़ा हुआ। कोठी का दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे के पीछे गलियारे में किसी के भारी भरकम कदमों की आहटें गूंज रही थी। उस कोठी से आती हुई उस चीखने चिल्लाने की आवाज़ें किसकी थी और ये दूसरा साया कौन था? क्या है इस कहानी के पीछे का राज? जानने के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ इस कहानी के अंत तक, सिर्फ और सिर्फ खूनी दरिंदा स्टोरी मैनिएक्स पर।